ओके सो हम लोग पढ़े थे ऑटो इम्यून कोलेंजाइटिस और हमने कहा कि ये एक इम्यून रिलेटेड मसला है और इसके आगे दो तरह की मैनिफेस्टेशन हो सकती है, जिसमें नंबर 1 हमने कहा हमारे पास प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस हो सकता है और दूसरा जो है वो प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस है, जो अभी हमने डिस्कस करना है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इस ऑटो इम्यून डिजीज में नॉन सुपरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन होती है, यूजुअली इंट्राहिपैटिक डक्ट्स की, और इंट्राहिपैटिक्स में से भी हमने कहा था कि जो स्मॉल होती हैं और मीडियम होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। फिर बेटे हम लोगों ने इसकी पैथोजेनेसिस में कहा था ये इम्यून रिलेटेड मसला है। यूजुअली 95% पेशेंट के अंदर एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज टी सेल्स वगैरह होते हैं, इंजरी वाली साइड पे वही मसला कर रहे होंगे। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ा, मॉर्फोलॉजी में कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बस ये आपने याद रखना है कि वहां पे लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फ्लेमेशन थी विद और विदाउट ग्रैनुलोमास, और ये जो लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फ्लेमेशन थी वहां पे यही बस उसकी मॉर्फोलॉजी बताती है। और डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम लोगों को लिवर बायोप्सी करनी पड़ती है, जिसके फीचर्स जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी करते रहते हैं। और डायग्नोसिस के बाद जहां तक इसकी ट्रीटमेंट की बात आती है तो ट्रीटमेंट के लिए आपने याद रखना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में हम यूरोडिऑक्सिकोलिक एसिड दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा हेपेटिक और इंट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है वो लिवर ट्रांसप्लांट ही है। फिर 2-3 बातें और इसमें ये थी कि इसमें फीमेल प्रीडोमिनेंस होती है, 40 to 50 एज में ये इफेक्ट करता है ज्यादातर। अब हम लोगों ने बात करनी है प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस की। जो प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस है, अगेन अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो जाहिर है ये भी उसकी तरह ही एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। तो इसकी भी रीजन या इसकी भी पैथोजेनेसिस में ऑटो इम्यूनिटी आती है। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन पाई जाएगी या जो डिस्ट्रक्शन पाई जाएगी वो बिलियरी से थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें बेटे वो कहता है कि जो इन्फ्लेमेशन और डिस्ट्रक्शन होगी वो इंट्राहिपैटिक भी हो सकती है और एक्स्ट्रा हिपैटिक भी हो सकती है, और इसमें ना लार्ज हिपैटिक डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। उसमें मीडियम थी ना, तो इसमें लार्ज हिपैटिक डक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। सो ये इसकी आपने याद रखनी है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इन्फ्लेमेशन यूजुअली इन्वॉल्व करेगी लार्ज इंट्राहिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट्स वगैरह को, और जब इनको इन्फ्लेम करेगी तो कुछ जगहों पे हमें डायलेशन मिलेगी, ठीक है, और कुछ जगहों पे नर्विंग मिलेगी यानी स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो डायलेशन और स्ट्रक्चर का पैटर्न है ना, जब हम पेशेंट का एमआरआई करेंगे तो इस एमआरआई के ऊपर कुछ जगहों पे डायलेशन और कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन, फिर डायलेशन और फिर कंस्ट्रक्शन, तो इसको हम लोग कहते हैं बीडिंग पैटर्न। और ये आपने एमसीक्यू याद रखना है कि बीडिंग पैटर्न जो एमआरआई पे अपीयर होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक है, वो प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस का फीचर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। सो ये इसके फीचर्स की बात हो गई। अब ना इसमें एक इंपॉर्टेंट बात वो कहता है आपने याद रखनी है कि इसकी एसोसिएशन होती है दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज के साथ, जैसे कि उसकी भी थी, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा एसोसिएशन हमने देखा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ ही। वो कहता है वो सारे पेशेंट जिनको पहले प्राइमरी बिलियरी जिनको पहले जो है वो प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस होगा ना पहले, उनमें हमने देखा कि बाद में 70% पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको याद है ना, हमने जीआईटी में पढ़ा था, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, दो टाइप्स हो सकती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज, ठीक है। तो जिसको भी प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस होगा 70% उसको बाद में अल्सरेटिव कोलाइटिस भी डेवलप हो जाएगा। लेकिन जिसको पहले से अल्सरेटिव कोलाइटिस था तो उसमें 4% चांस है कि उसको बाद में जाके आपके पास प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस हो, ठीक है। दोनों की इस तरह से एसोसिएशन उसने आपकी बुक के अंदर बताई हुई है। और इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर वो बताता है कि जैसे इस डिजीज में फीमेल प्रीडोमिनेंस थी तो यहाँ पे मेल प्रीडोमिनेंस है, रेशो 2:1 है, 2 गुना मेल ज्यादा इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। अब तीसरी चीज जो है वो हम लोग इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। तो पैथोजेनेसिस बहुत आसान है, पैथोजेनेसिस में कोई इंपॉर्टेंट फीचर या कोई आउट ऑफ द वे जाके बात नहीं हुई हुई, वही वाली बात रिपीट करता है पैथोजेनेसिस में कि चूंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वही यहाँ पे मसले कर रहा होगा। ये इम्यून मेडिएटेड होता है, इम्यून मेडिएटेड होता है तो हमने देखा कि इंजरी वाली जगह पे टी सेल्स जो हैं वो काफी ज्यादा एक्यूमुलेटेड होंगे, प्री डक्टल स्ट्रोमा में पड़े हुए होते हैं। इसी तरह वहां पे ऑटो एंटीबॉडीज भी होती हैं और हमने याद रखना है कि 80% पेशेंट्स के अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। उसके अलावा कहता है कि कुछ आपके पास जो MHC लील हैं और उनके साथ एसोसिएटेड HLA-B8 है, ये भी कुछ क्लिनिकल लिंकेज इनका भी डिजीज के साथ है, ठीक है। वो लोग जिनकी फैमिलीज में या फर्स्ट रिलेटिव डिग्रीज में उनमें जेनेटिक रिस्क काफी ज्यादा होता है, इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई जेनेटिक वेरिएशन भी है। इस पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने का एक मॉडल ये भी है
एक मॉडल उन्होंने बुक में कहा या ये भी एक्सप्लेन किया पैथोलॉजिस्ट ने, उनने कहा ऐसे हो सकता है कि वो पेशेंट जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है वहाँ पे टी सेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वहाँ से टी सेल यानी कि गट से टी सेल माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करके आपके लिवर में चले जाएंगे और लिवर के अंदर जाके ये डक्ट्स की डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे, तो तब जाके प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस हो सकता है। तो एक मॉडल ये भी है कि वो लोग जिनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है वहाँ से सेल्स माइग्रेट करके जाते हैं तो मे बी मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिपेंड करते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है? मॉर्फोलॉजी जो है उसमें बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्युलराइजिंग की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में ये कहता है कि हमें पता है कि ये इन्वॉल्व कर सकता है लार्ज डक्ट्स को भी और स्मॉल को भी। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लार्ज डक्ट्स को इन्वॉल्व करता है। जब ये लार्ज हिपैटिक डक्ट्स को इन्वॉल्व करता है तो जाहिर सी बात है वहां पे इनिशियली इंजरी करेगा, इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी और इन्फ्लेमेशन में हमने याद रखना है कि इनिशियली न्यूट्रोफिल सेल्स जो हैं वो प्री डोमिनेट करेंगे। उसमें हमने लिम्फोसिटिक सेल्स की बात की थी। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स इनिशियली प्री डोमिनेट करेंगे। उसके बाद कहता है कि कुछ जगहों पे स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ होता है और कुछ जगहों पे डायलेशन हुई हुई होती है। इस वजह से बीडिंग अपीयरेंस या बीडिंग पैटर्न होता है। जहां पे स्ट्रक्चर हुई हुई होगी जाहिर है वहां पे जो ल्यूमन है वो नैरो हुआ हुआ होगा। ठीक है, और अगर हम लोग स्मॉल की बात करें, स्मॉल डक्ट्स को जब इन्वॉल्व करेगा तो कहते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन तो इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ अनियन टाइप ना सर्कमफेरेंस फाइब्रोसिस कॉज कर देता है। इसको हम लोग एटोपिक आउट ल्यूमन भी कह सकते हैं या टॉम्बस्टोन स्कार भी कह सकते हैं। ठीक है, सो कहता है कि आपने याद रखना है इन्फ्लेमेशन तो इतनी नहीं करता, लेकिन अनियन टाइप या अनियन लाइक फाइब्रोसिस जरूर कॉज करता है स्मॉल डक्ट्स के अंदर। डायग्नोसिस उसकी बेटे हमने क्या की थी, डायग्नोसिस करने के लिए हमने लिवर बायोप्सी ली थी, लेकिन इसकी डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एमआरआई करना पड़ता है। एमआरआई के बाद कहता है कि अगर पेशेंट को ट्रीट ना किया गया, क्रॉनिक केसेस हैं तो क्रॉनिक केसेस में ये कार्सिनोमा में भी जा सकता है और अगर ये लिवर कार्सिनोमा में जाएगा तो फिर आउटकम काफी ज्यादा फेटल होंगे। इसलिए हमें इस पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए और ट्रीटमेंट अगेन इसका भी लिवर ट्रांसप्लांट होता है और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स भी हो सकते हैं। अब हम लोग बात करें अगर कि ये वाला जो पेशेंट है इसके क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे या क्लिनिकल इसकी पैथोजेनेसिस के बाद मॉर्फोलॉजी हो गई और अब क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स इसके कैसे होंगे, तो ऐसे होंगे कि इसका भी सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड रहेगा। उसके बाद पेशेंट को फटीग होगी, उसको प्रूराइटिस होगा, उसको जॉन्डिस हो सकता है, साथ में असेंडिंग कोलेंजाइटिस जो आपने पढ़ा इन्फेक्शन हो सकता है क्रॉनिक केसेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो करता है कि इस पेशेंट को साथ में ना क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस या क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, सो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस या कोलिसिस्टाइटिस भी डेवलप हो सकता है और इवन ये ऑटो इम्यून पेनक्रेटाइटिस में भी जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात या इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है इस डिजीज के बारे में, इस डिजीज के बारे में इंपॉर्टेंट बात वो ये करता है कि ये वाला जो डिजीज है प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस ये काफी ज्यादा स्लोली प्रोग्रेस करता है और ये 5 से 17 साल ले लेता है डिजीज अपनी सीवियर फॉर्म में जाने के लिए। लेकिन जब ये सीवियर फॉर्म में जाएगा तो क्रॉनिक लिवर डिजीज हो जाएगा। क्रॉनिक लिवर डिजीज के बाद कॉलिसिस्टिक लिवर डिजीज होगा। कॉलिसिस्टिक लिवर डिजीज के बाद आपके पास स्टिटोरिया और स्टिटोरिया के बाद भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस आएंगी। अब फाइनली अगर हम लोग बात करें कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये इम्यून मेडिएटेड मसला है तो हम इसके लिए इम्यूनोसप्रेशंस दे सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। नंबर 2 वो कहता है कि चूंकि कुछ जगह पे स्ट्रक्चर डेवलप हुए हुए होते हैं, ल्यूमन की नैरोइंग हुई हुई होती है, तो हम एंडोस्कोपिक डायलेशन कर सकते हैं। और थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल ट्रीटमेंट हमारे पास यही होता है कि हम लिवर ट्रांसप्लांट कर दें, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती है। तो ये बेटे आपके पास सारे का सारा प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इंट्रा और एक्स्ट्रा हिपैटिक लार्ज डक्ट्स को इन्वॉल्व करेगा, कुछ जगहों पे डायलेशन होगी, कुछ स्ट्रक्चर होगी, इसलिए एमआरआई के ऊपर बीडीड अपीयरेंस आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसोसिएटेड होता है दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज के साथ, मोस्ट कॉमनली अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। पैथोजेनेसिस में ऑटो इम्यून डिजीज है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने कहा न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन होगी, कुछ जगह पे डायलेशन होगी। डायग्नोसिस एमआरआई की बेस पे करते हैं। क्लिनिकल फीचर सेम वही जो भी लिवर वाले होते हैं, यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा है, फटीग है, प्रूराइटिस, जॉन्डिस है, साथ में आपको क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, असेंडिंग कोलेंजाइटिस या क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट जो है वो इसका या तो इम्यूनोसप्रेसिव दे देंगे या फिर हम लोग एंडोस्कोपिक डायलेशन करेंगे या इवन
क्या किया जा सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जो कि फाइनल इसका हल है। अब यहाँ पे हम इन दोनों को बहुत बेसिक से जो इनके डिफरेंसेस आपकी बुक में भी बताए हुए हैं और आपको साथ साथ समझ भी आ गए हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और फिर बात खत्म हो जाएगी। सो हमने कहा कि हमारे पास जो ऑटो इम्यून कोलिंजाइटिस है ना, इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 हमने कहा प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है और दूसरा प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलिंजाइटिस है। अब इन दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो किस किस फीचर पे डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। सबसे पहले कहता है कि अगर हम एज की बात करें तो मैंने बताया था ये 40 to 50 में होता है और ये 30 में होता है। दूसरी बात है कि अगर हम लोग जेंडर की बात करें तो हमने कहा था प्राइमरी बिलियरी में फीमेल प्रोमिनेंस है, लेकिन इधर हम देखेंगे तो मेल प्रीडोमिनेंस है, मेल ज्यादा इफेक्ट होते हैं। थर्ड में अगर हम डिजीज की प्रोग्रेशन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा अर्ली प्रोग्रेस करता है, लेकिन ये स्लो प्रोग्रेस करता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, 5 से 17 ईयर्स ले लेता है अपनी सीवियर फॉर्म में जाने के लिए। उसके बाद बेटे अगर हमने कहा कि क्या ये किसी दूसरे डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, तो इसको मोस्ट कॉमनली देखा गया कि ये जॉर्गन के साथ एसोसिएटेड है, जो ड्राइनेस सिंड्रोम होता है, और ये ज्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड है। अगर हम लोग एंटीबॉडीज की बात करेंगे तो हमें पता है दोनों ऑटो इम्यून है, लेकिन इसके अंदर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज 90% या प्रेजेंट होती हैं और इसमें एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज 80% केसेस में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस आपको पता है कि इसकी लिवर बायोप्सी की बेस के ऊपर होती है और इसकी डायग्नोसिस अगर हम देखेंगे तो वो रेडियोलॉजिकल यानी MRI के ऊपर होती है। अगर हम रेडियोलॉजी करेंगे तो ये नॉर्मल अपीयर होगा, लेकिन इसके अंदर पैथोलॉजी आएगी। और ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें भी एंड ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट ही है, लेकिन इसके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है वो इनिशियली हम लोग दे सकते हैं, एंडोस्कोपिक डायलेशन कर सकते हैं या लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये दोनों इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा मजीद आप ऐड कर सकते हैं कि इसके अंदर मॉर्फोलॉजी पे लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलती है, इसमें इनिशियली जो है वो न्यूट्रोफिलिक बी मिलते हैं, ठीक है। और इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर बीडेड अपीयरेंस होती है, या अगर स्मॉल डक्ट्स इन्वॉल्व होंगी तो अनियन थ्रोम्बस्टोन कार अपीयरेंस होती है, और इसमें सिर्फ हमने कहा था लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑटो इम्यून कोलिंजाइटिस, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें बुक से अच्छे तरीके से। कोई मसला या कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा।